Good morning, student. So today the class is based on the periodic trends and properties of elements. तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर दिया रहेगा उसके बेसिस पर उसके ग्रुप्स, पीरियड और ब्लॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं. तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. जो कि पीरियोडिक ट्रेंड होगा, मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब यह है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई भी प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटीज होंगी, मतलब कुछ सिमिलर ट्रेंड्स होंगे. तो वो ट्रेंड्स कैसे होंगे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. तो किसी भी पीरियड में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे और किसी भी ग्रुप में चलेंगे तो टॉप टू बॉटम चलेंगे. तो उससे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटीज होंगी, क्या कुछ पीरियोडिसिटीज होंगी, उनके बारे में डिस्कस ही करेंगे. तो उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम उनकी पीरियोडिसिटी को करेंगे डिस्कस और उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन अंडरस्टैंड भी करेंगे. तो आइए देखते हैं आज की पहली प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को अगर मैं सिंपली अगर ये करूं डिफाइन, वो बोलता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी सपोज आपके पास सोडियम है, देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट सेल में 2, 8 और 1. ठीक है, अब मैं अगर ड्रॉ करूं यहां पर, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम. ठीक है, ये पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट सेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन. सो दिस सेल इज नोन एज वैलेंस सेल. वैलेंस सेल, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अब इस केस में क्या होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. सिंपली मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एटॉमिक रेडियस. और ये चीज आप पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि एटॉमिक रेडियस होती है. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब स्टूडेंट यहां पर क्या होगा कि द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल. कि एग्जैक्टली हम किसी एटम की रेडियस को मेजर नहीं कर सकते. बिकॉज क्यों, क्योंकि जो एटम का साइज होता है वो बहुत स्मॉल है, अप्रोक्स लगभग 1 पॉइंट समथिंग, कुछ 1.1 लगभग इतने एंगस्ट्रॉम का साइज होता है एटम का. तो इतना छोटा साइज होने की वजह से हम एग्जैक्टली किसी भी एटम की रेडियस को मेजर नहीं कर पाएंगे. ये इतना आसान नहीं होगा. तो उसके लिए क्या हुआ, पहली बात तो यह है कि साइज बहुत छोटा है एंड एटम एंड इट्स नॉन शार्प बाउंड्री. यानी कि एटम की जो बाउंड्री है, मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये शार्प बाउंड्री मतलब एक फिक्स नहीं है. क्योंकि हम लोग प्रीवियस मॉडल्स में भी मतलब पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव. अब जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव ये करेगा तो यहाँ पर कोई फिक्स तो है नहीं है बाउंड्री. तो इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल लाइक ए वेव. तो जब वेव की तरह घूमेगा तो एग्जैक्टली आप इसकी रेडियस को मेजर नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस. ये पॉसिबल नहीं. तो उससे क्या होगा, एटम जो है, और हम जानते हैं कि एटम की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, कंबाइन ये करने की. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंबाइनिंग, एटॉमिक रेडियस कैन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स. एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ये कर लेता है. तो उस केस में क्या होता है कि हम एटॉमिक रेडियस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखो यहां पर क्या है, कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है मेटेलिक रेडियस, तीसरा है वंडरवॉल रेडियस और चौथा है आयोनिक रेडियस. अब आयोनिक रेडियस का केस तो बड़ा आसान है कि सिंपल कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया तो आयंस के फॉर्म पर आ गया, तो उस केस में उसका आइसोलेट फॉर्म में उसकी रेडियस निकाल सकते हैं. दैट इज वेरी सिमिलर टू एटॉमिक रेडियस. तो बेसिकली हम लोग को जो डिफाइन ये करने हैं, दीज आर 3 रेडियसेस. वन इज कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि ये रेडियस क्या है. ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा टर्म आप बेसिक क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं. जैसे कोवेलेंट रेडियस है तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको ये मतलब पता है. मेटालिक रेडियस के बारे में जैसे जानते हैं तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है ये पता होना चाहिए. तीसरा वंडरवॉल रेडियस अगर आप बात करें तो वंडरवॉल्स बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके बारे में बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए.
तो देखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी हम लोग ये करेंगे। तो चलते हैं आगे, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या है। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड लाइक एटम्स इन अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। कोवेलेंट रेडियस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो सिंपली क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड लाइक एटम्स ऑफ अ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। मींस कोई भी दो एटम्स हैं वो कंबाइन ये कर रहे हैं। ठीक है, मींस कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये क्या होता है, कोई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए ये एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, ये दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हुआ। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग, सपोज ये ए है और ये इसका सेंटर बी है, इसको मिलाया तो ये जो डिस्टेंस आई, दिस इज कॉल्ड ए बी, दिस इज कॉल्ड ए बी। दिस ए बी इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, इसी को क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ को डिवाइड कर दें दो से, इसका हाफ कर दें, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो लिखा भी है कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब यही तरीका है कि सपोज Cl2 का मॉलिक्यूल है, एक Cl हो गया, दूसरा Cl हो गया, ये दोनों अभी आइसोलेट, अगर ये दोनों कंबाइन ये करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको इसकी बॉन्ड डिस्टेंस दी है, बॉन्ड लेंथ दी है, मान लीजिए Cl2 का बॉन्ड लेंथ अगर ये कंबाइन करते हैं इस तरीके से, Cl और Cl, इनका बॉन्ड लेंथ मान लीजिए आपके पास है 100 पिकोमीटर, मान लीजिए क्या है 100 पिकोमीटर। ठीक है, अगर Cl2 का बॉन्ड लेंथ कितना दे दिया, 100 पिकोमीटर दे दिया, तो इसका कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगा, 100/2, दैट विल बी 50 पिकोमीटर। क्या हो जाएगा, 50 पिकोमीटर। तो आपको समझ आ गया, सिंपल कुछ नहीं है, दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड लाइक एटम। मींस दो एटम अगर कोवेलेंटली बॉन्ड ये बना रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ अगर हम लोग ये कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब आगे चलते हैं, दैट इज मेटेलिक रेडियस। क्या बात करते हैं, मेटेलिक रेडियस। अब देखिए मेटेलिक रेडियस को समझने के लिए थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि मेटेलिक रेडियस क्या है। इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन अ मेटालिक क्रिस्टल। अब ये क्या है, देखो सपोज आपके पास कोई मेटल है, ये कोई भी मेटल रॉड है, मेटल का रॉड हो सकता है कोई भी, तो उस मेटल रॉड के अंदर देखो ना तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ना आयोनिक बॉन्ड होगा, ये तो एक अलग तरह का रेडियस है। मतलब मेटल जो, अगर मैं बोल दूं कि ये कोई भी मेटल है तो मेटल के एटम्स इस तरीके से होंगे, मेटल एटम इस तरीके से होंगे। अब मेटल में जो होता है वो बॉन्ड किस वजह से होता है, ड्यू टू मेटेलिक फोर्स। मतलब मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा कि ये मेटल का न्यूक्लियस है, अब इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के सरफेस पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस मेटल में मतलब घूमेंगे, फ्री है, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस से एक दूसरे को बांध के रखेंगे। ठीक है, और इसी वजह से मेटल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं मेटेलिक फोर्स। ठीक है, तो हम सिंपल ये समझ लेते हैं कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये वही चीज है बिल्कुल सिंपल, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर कर दें तो वो क्या निकल के आता है, मेटेलिक रेडियस निकल के आती है। वो क्या निकल के आती है, मेटेलिक रेडियस। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन मेटेलिक क्रिस्टल। किसी भी मेटल के अंदर जो उसके दो एटम्स हैं उनके की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मींस बॉन्ड लेंथ का हाफ ही है, बट यहां पर समझना यह है कि मेटेलिक बॉन्ड कैसा है। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक एटम ये है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। बट मेटेलिक में तो क्या होता है, मेटल एटम आपस में किस तरीके, सपोज ये मेटल का पेन होता मान लीजिए, तो उस केस में क्या होता कि इसके जो एटम्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस एटम्स को बांधे हुए हैं। ठीक है, और मेटल की सरफेस पे क्या होगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, वो उनके एक्सेस को बांध के रखेंगे, तो एटम के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ड्यू टू दिस कोर इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो वही चीज है, बस थोड़ा सा अट्रैक्शन का फॉर्म थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। मीन्स जैसे कोवेलेंट अलग चीज था, उसी तरीके से मेटेलिक भी अलग चीज है। यहां पर एक मैंने लिखा हुआ कि मेटेलिक रेडियस जो होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ऐसा क्यों? देखिए, अब मेटल के अंदर तो एटम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, मतलब मेटल थोड़ा सा एटम दूर दूर है तो उनके बीच की रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, उसका हाफ करेंगे। बट वही चीज अगर मैं कोवेलेंट एटम के बीच में ले लूँ, कोवेलेंट रेडियस कुछ ऐसी होगी, तो ये आपस में बहुत क्लोज क्लोज आएंगे ना एटम्स, तो उसके बीच में ये डिस्टेंस भी कम होगी, फिर इसका हाफ करेंगे, ठीक है, इसका भी हाफ अगर कर देंगे तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी। सिंपल ये है कि जो मेटेलिक रेडियस है इट इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। एटम के बीच में बहुत ज्यादा क्या होगा, इंटरेक्शन। कोवेलेंट के केस में ओवरलैपिंग होगी, उस वजह से कोवेलेंट रेडियस हमेशा छोटी होगी किससे, मेटेलिक रेडियस से। बाकी चीज सेम है, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अलग है, ओवरलैपिंग का तरीका अलग है। आई थिंक आपको मेटेलिक रेडियस भी समझ में आया होगा। बाकी करना आपको वही है, मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज तीसरा रेडियस जो अपने को करना है डिस्कस, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, आइए चलते हैं अगला नेक्स्ट, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस। जी, वैन डर वाल्स रेडियस में क्या होगा, देखिए इससे पहले अभी थोड़ी देर में हम लोग ये समझ लेंगे कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पर उससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि वैन डर वाल रेडियस क्या है। इट इज ऑल्सो द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। देखो, अगर मैं डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ूं तो क्या बोलता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल, सेपरेट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन अ सॉलिड इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएंगे आगे, वहां पर वैन डर वाल इंटरेक्शंस, वैन डर वाल इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं। बट हाल फिलहाल आप ये समझिए कि वैन डर वाल जो फोर्स होता है ना, इसमें कोई बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं होता, ये एक तरीके की बहुत वीक इंटरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, उसी तरीके से लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से वैन डर वाल रेडियस भी है, तो एक तरीके से ये क्या है, ये बिना बॉन्ड का इंटरेक्शन है। क्या है, बिना बॉन्ड का इंटरेक्शन है, एक तरीके का पोलर इंटरेक्शंस होते हैं, नॉन पोलर इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ डाइपोल की वजह से इंटरेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, एटम सेपरेट हैं, दूर दूर हैं, वो कितना क्लोज आ सकते हैं, कितना क्लोज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कहूं फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे हम लोग बात करेंगे, ये ज्यादा यूजफुल होगा नोबल गैसेस के केस में। ठीक है, वहां पर क्योंकि नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन है, वो कभी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, वो आपस में क्लोज रिएक्ट नहीं होती हैं, तो उस वजह से वहां पर ये ज्यादा यूजफुल होगा। बट फिलहाल आप ये समझें कि, चलो एक पेज और ले लेते हैं, कि जो वैन डर वाल इंटरेक्शंस है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास Cl2 है, ठीक है, Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल है, वही तो बोल रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल। Cl और Cl होगा ना, Cl और Cl ऐसे तो बने होंगे Cl2, ये दूसरा Cl और Cl होगा, ये ऐसे बने होंगे Cl2। तो जब दो Cl के मॉलिक्यूल कितना क्लोज आ पाएंगे भाई, वो किस वजह से आएंगे, दिस इज द वैन डर वाल इंटरेक्शन। चलो बता देता हूं थोड़ा सा। चलो सपोज ये न्यूक्लियस है, ये एक Cl का, ये दूसरा Cl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है इसको। ठीक है, अब यहां पर समझो कि एक कोई मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते मान लो यहां पर आ गए, थोड़ी देर के लिए यहां पर पहुंच गए, तो इस पूरे इलाके में हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ, और इसके रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट साइड में हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव आया, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए, मान लो कुछ देर के लिए, ये कुछ इंस्टेंट के लिए तो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ हल्का सा क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, एक तरह का इंटरेक्शन हो। अब ये इंटरेक्शन कुछ टाइम के लिए तो होगा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे, ये इंटरेक्शन टूट जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है कि जब दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स आपस में कितना पास आ सकते हैं ड्यू टू सच टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और भी अलग तरह के इंटरेक्शन है, तो वो उनके बीच में जो रेडियस है उसको क्या बोलेंगे इस केस में अपन, वैन डर वाल रेडियस। आई थिंक थोड़ा सा समझ आया होगा क्या है। बाकी डिटेलिंग हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में जब वैन डर वाल इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, नेक्स्ट जो अपना आएगा, उस पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, तो यहां पर जो वंडरवॉल रेडियस है वो अपने को समझ आ गई कि इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल। ठीक है तो उस केस में अगर मैं कहूं यहां पर वंडरवॉल रेडियस, इस केस में वंडरवॉल रेडियस, इस केस में रेडियस, वंडरवॉल रेडियस इज इक्वल टू, अब इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन Cl2 और Cl2 के बीच में डिवाइडेड बाय कर दूंगा 2, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, वंडरवॉल रेडियस निकल के आ जाएगी। तो आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं करना है, आपको ये समझ लेना है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल, दो सिमिलर एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ आपको कर देना है किसी सेपरेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो होगा ही नहीं, वंडरवॉल इंटरेक्शन हमेशा दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, तो उस रेडियस को क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस ये बोलते हैं। अब आप खुद ही इस चीज का आइडिया भी ये लगा सकते हैं कि वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होगी क्योंकि मॉलिक्यूल पास बहुत ज्यादा तो आ नहीं सकते, उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। फिर दूसरा, फिर मेटेलिक जो हमने अभी की थी बात, और सबसे छोटी कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे बात, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो आई थिंक आज आपको रेडियस के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया, तो इस लेक्चर को नोट करें और तीनों रेडियस को अपनी बुक से, अपनी रिफ्रेशर से, और भी कई सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो तो उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस क्या है, वंडरवॉल रेडियस क्या है और मेटेलिक रेडियस क्या है। तो अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट कल ये मतलब बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर सकते हैं, और साथ में ये भी करेंगे बात कि इसकी पीरियोडिसिटी का क्या ट्रेंड है। जब भी हम किसी ग्रुप में चलेंगे या किसी पीरियड में चलेंगे तो पीरियोडिसिटी मतलब ये एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे अलोंग द पीरियड, और ग्रुप में चलेंगे टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, क्या उसमें इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उस बारे में बात ही करेंगे। तो इसको नोट करें, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।